Hello friends, I am Bhani Ramdal. Welcome in online agriculture e-platform. स्टूडेंट जो आज का अपना क्विज का टॉपिक है वह है प्लांट प्रोपोगेशन यानी पौधा प्रवर्धन। इससे पहले जो क्विज का टॉपिक था नर्सरी और जो प्रोपोगेशन है वो एक दूसरे से रिलेवेंट टॉपिक है यानी जुड़े हुए टॉपिक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपने कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दिया है एग्रीकल्चर से रिलेवेंट तो आपको पता होगा प्रोपोगेशन या नर्सरी से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अपने इस क्विज में वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे, तो उनसे बाहर क्वेश्चन जाने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बचने वाली है। और जो अपना नेक्स्ट टेस्ट होगा 29 को, तो उसके लिए मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। उसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सॉइल साइंस। नेक्स्ट जो अपना टेस्ट का टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू सॉइल साइंस। तो 29 सितंबर को जो टेस्ट है, आप उस टेस्ट में इंट्रोडक्शन टू सॉइल साइंस जो टॉपिक है उसके लिए प्रिपेयर रहिए, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है प्लांट प्रोपोगेशन या पौधा प्रवर्धन। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बहुभ्रूणता पाई जाती है पॉली एम्ब्रियोनी फाउंड इन। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है? एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो का होना पॉली एम्ब्रियो यानी बहुभ्रूणता कहलाता है। ऐसे जब बीज को आप लगाते हो तो उससे एक की बजाय कई पौधे निकलते हैं, जितने उसमें एम्ब्रियो होते हैं उतने उसमें पौधे निकलते हैं। जैसे ये बीज है तो इसमें से 5 पौधे निकल गए, तो इसमें नंबर ऑफ एम्ब्रियो थे वो क्या थे? ज्यादा थे। तो ऐसा किसमें देखने को मिलता है? ए ऑप्शन है मैंगो, बी ऑप्शन है नींबू यानी सिट्रस, सी ऑप्शन है जामुन, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दिस। तो बताइए किसमें बहुभ्रूणता देखने को मिलती है? जब तक आप आंसर करेंगे तब तक मैं आपको बता देता हूं बहुभ्रूणता की कहानी क्या होती है। देखो ये अंदर वाला जो भाग है इसको अपने बोलते हैं ओवेरी बोलते हैं, सॉरी ओव्यूल बोलते हैं। इस अंदर वाले भाग को अपने क्या बोलते हैं? ओव्यूल बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं। ये बाहर वाला जो भाग है इसको अपने क्या बोलते हैं? ओवेरी बोलते हैं, ये पूरे वाला जो पार्ट है। अब देखो ये जो ओवेरी है यानी जो अंडाशय है उसमें एक तो वैसे 8 सेल होती है, जिसमें से एक तो होती है अंड कोशिका और 2 होती है ध्रुवीय कोशिकाएं, ठीक है। अंड कोशिका बोले तो एग सेल और ये जो पोलर सेल है यानी ध्रुवीय कोशिकाएं। बाकी तो देखो और भी इसके अंदर सेल होती है, जैसे अगर मैं बात करूं तो ये जैसे ये यहाँ पे सेल होती है, यहाँ पे 2 और सेल है, ऊपर 3 सेल है। इनके बारे में अपने डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अपने थोड़ा टॉपिक से बाहर चले जाएंगे। अब क्या होता है, जैसे नर भाग से परागकण आकर वर्तिकाग्र पर गिरता है, पोलन आकर स्टिग्मा पर गिरता है, पोलन ट्यूब बनाता है और पोलन ट्यूब जो है वो चली जाती है ओवेरी तक चली जाती है। और जो परागकण होता है उसमें भी 2 सेल होती है, एक तो छोटी सेल होती है जो जनरेटिव होती है, ठीक है, और एक बड़ी सेल होती है। छोटी जनरेटिव सेल यानी जनन कोशिका, एक बड़ी होती है ना, तो उसको अपने क्या बोल देते हैं? कायिकीय कोशिका बोल देते हैं, ठीक है, वेजिटेटिव सेल बोल देते हैं। परागकण में भी 2 सेल है। आपको पता हो तो ये क्या है? युग्मक है, नर युग्मक है। इन ये तो नर युग्मक है जो परागकण है, और अंड कोशिका ये मादा युग्मक है। इनका जो निर्माण हुआ है, जो ओवेरी के अंदर अंडाशय के अंदर जितनी कोशिकाएं 8 कोशिकाएं होती है, इन 8 का, और ये परागकण के अंदर 2 कोशिकाएं जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल, इन सब का जो निर्माण होता है वो अर्धसूत्री विभाजन से होता है ना, मियोसिस से होता है। तो अब ये क्या होती है? सारी की सारी अगुणित होती है। तो परागकण जब इस ओवेरी के अंदर जाता है तो एग सेल का जो फ्यूजन होता है, निषेचन जो होता है वो किसके साथ होता है? जनरेटिव सेल के साथ होता है। तो पहले तो ये क्या थी? अगुणित थी। अब एग सेल और परागकण की जो जनरेटिव जनन कोशिका है दोनों मिलकर क्या होगी? 2n होगी। ये युग्मनज का निर्माण कर लेती है। किसका निर्माण कर लेती है? युग्मनज, जायगोट का। जायगोट आगे चलकर क्या बना देता है? एम्ब्रियो बना देता है। सामान्यतः कोई भी सीड होता है उसके अंदर एक एम्ब्रियो देखने को मिलता है, सिंगल एम्ब्रियो देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया था 2 पोलर सेल होती है, ये भी हैप्लॉइड होती है, अगुणित होती है पोलर सेल। ये किसके साथ फ्यूजन करती है? जो परागकण की कायिकीय कोशिका होती है उसके साथ, वेजिटेटिव सेल के साथ फ्यूजन कर लेती है। यहां देखो 3 कोशिकाओं ने फ्यूजन किया है, 3 ने किया है तो एन 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 3 एन मिल गए, तो यह क्या होगी? ट्रिप्लॉइड। ये एक तरह से क्या हो जाएगा? भ्रूणपोष हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? भ्रूणपोष। ये कैसा होगा? यहाँ पर ट्रिप्लॉइड नेचर का होगा। तो ये यहाँ पे अपना बन गया, बीज बन गया ना, ये एम्ब्रियो है, इसके साथ भ्रूणपोष है, तो ये बीज बन गया। सिंपली कंडीशन यही होती है, एक बीज में एक एम्ब्रियो होता है। अब बात आती है कि बहुत सारे एम्ब्रियो कहां से आ जाते हैं? बहुत सारे एम्ब्रियो कहां से आ जाते हैं? देखो जो ओवेरी होती है, अंडाशय होता है, इसके बाहर की जितनी भी सेल है सारी की सारी कैसी सेल है? डिप्लॉइड सेल है, द्विगुणित है।
क्योंकि इसके अंदर की जो सेल है वो ही सिर्फ अर्धसूत्री भाजन से बनी है। तो अर्धसूत्री भाजन से बनी हुई अगुणित होती है। अंदर वाली जो आपको 6 तो नीली रंग की दिख रही है, 2 ये पोलर सेल, टोटल 8 है। ये कौन सी होगी? सारी की सारी हैप्लॉइड होगी। देखो N होगा यहाँ पे नंबर। लेकिन अब क्या है, बाहर जो सेल होती है इसके ओवेरी के वो डिप्लॉइड होती है, जिसमें से जैसे इसके चारों ओर ओवेरी के जो चारों ओर वाला भाग है ये क्या है? इंटीग्यूमेंट सेल है। इनको बोलते हैं अपने इंटीग्यूमेंट सेल। ये इंटीग्यूमेंट सेल क्या होती है? इस ओवेरी के अंदर घुस जाती है ना, इसको पेनिट्रेट कर देती है, अंदर चली जाती है। तो ये डिप्लॉइड तो होती है ऑलरेडी और ये अंदर जाके एम्ब्रियो का निर्माण कर लेती है। जितनी सेल अंदर पहुंचेगी उतने ही एम्ब्रियो बन जाएंगे। अब देखो ये जो एम्ब्रियो बने हैं, ये एक एम्ब्रियो तो जो अपने नॉर्मल जो सेक्सुअल प्रोसेस होती है या फिर जो जनन की क्रिया होती है उससे बना था, जो हमने पहले बताया था, क्या जो निषेचन से बना, फर्टिलाइजेशन से। बट यहाँ तो किसी तरह का कोई फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, नर मादा का या एग सेल का या पोलन का आपस में फर्टिलाइजेशन तो नहीं हुआ। ये तो डिप्लॉइड सेल है, जो मतलब ओवेरी के अंडाशय के बाहर है, जिसको अपने इंटीग्यूमेंट सेल बोलते हैं। ये अंदर धस गई है और अंदर जाने के बाद ये डिप्लॉइड थी, इसलिए इन्होंने एम्ब्रियो बना लिया है। तो अब ये क्या है, जितनी सेल अंदर जाएगी उतने ही क्या हो जाएंगे, यहाँ पर एम्ब्रियो बन जाते हैं। इस तरह से एम्ब्रियो ज्यादा बनते हैं। तो इसमें से एक एम्ब्रियो तो बनता है निषेचन से, एक एम्ब्रियो तो बनता है निषेचन से, जो नॉर्मल प्रोसेस थी, सेक्सुअल प्रोसेस थी। बाकी जो एम्ब्रियो बने हैं वो इंटीग्यूमेंट सेल से बने हैं ना, जो बाहर वाली कोशिकाएं थी उनसे बने हुए हैं। जब आप ऐसे बीज को लगाओगे तो उसमें एक जो पौधा होगा वो तो कैसे लक्षण दिखाएगा? लैंगिक प्रवर्धन जैसे लक्षण दिखाएगा, क्योंकि उसमें सेक्सुअल प्रोसेस हुई है। बाकी जितने भी एम्ब्रियो होंगे ना वो लैंगिक प्रवर्धन जैसे लक्षण नहीं दिखाएंगे, वो अलैंगिक जैसे दिखाएंगे, यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जैसे लक्षण दिखाते हैं। तो अब ये जो बाकी जो जितने भी एम्ब्रियो जिनसे पौधे निकले हैं तो उनको तो अपने नॉर्मल सीडलिंग या वेजिटेटिव सीडलिंग बोल देंगे। लेकिन जो एक सीडलिंग है, एक जो पौध है जो वास्तविक एम्ब्रियो से निकली है, उसको अपने जाइगोट सीडलिंग बोल देते हैं। अब ये तो जाइगोट सीडलिंग है, ये तो लक्षण दिखाएगी सेक्सुअल प्रोपोगेशन जैसे, यानी लैंगिक जनन जैसे। बाकी जो वेजिटेटिव सीडलिंग है ये लक्षण दिखाएगी अलैंगिक प्रवर्धन जैसे, यानी एसेक्सुअल प्रोपोगेशन जैसे। तो ऐसे बीज को जब आप लगाओगे तो उसको पहचानोगे कैसे कि इसमें ये जाइगोटिक यानी युग्मनज पौध है और बाकी है जो वानस्पतिक पौध है? कैसे पहचानेंगे? आपको ही पता है, जब बीज से कोई पौधा लगाते हैं तो उसकी वृद्धि धीरे होती है, और जब अलैंगिक प्रवर्धन करवाते हैं, एसेक्सुअल प्रोपोगेशन करवाते हैं, तो वृद्धि बहुत तेजी से होती है। तो क्या होगा, युग्मनज पौध या जाइगोट सीडलिंग वो होगी जो सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटी जो पौध होगी वही वास्तविक एम्ब्रियो से आई है, उसको अपने युग्मनज पौध या जाइगोट सीडलिंग बोलेंगे। बाकी जो पौध है उसको वेजिटेटिव सीडलिंग या फिर वानस्पतिक पौध बोलेंगे। अगर हम लैंगिक प्रवर्धन करवाना चाह रहे हैं तो हमें युग्मनज पौध लेनी चाहिए, और अलैंगिक प्रवर्धन की तरह अगर अपने इसको यूज करना है तो हमें जो वानस्पतिक पौध है या वेजिटेटिव सीडलिंग है उसको काम में लेना चाहिए। ये पॉली एम्ब्रियोनी है, बस इतनी ही कहानी है पॉली एम्ब्रियोनी की, और कुछ नहीं है। अब अपने क्वेश्चन में वापस लौटते हैं। क्वेश्चन पूछा था पॉली एम्ब्रियोनी किसमें है, अब तक अपने आंसर आ जाना चाहिए था। मैंगो के अंदर भी पॉली एम्ब्रियोनी होती है, सिट्रस में भी होती है और जामुन में भी होती है। तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दीज है वो राइट आंसर होगा। मैंगो की सभी वेराइटी में नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ ये जो साउथ इंडिया यानी दक्षिणी भारत की ट्रेडिशनल पारंपरिक जो वैरायटी है, नॉन कमर्शियल जो वैरायटी है, यानी जो व्यावसायिक किस्में नहीं है, सिर्फ उनमें बहुवर्णता देखने को मिलती है। दक्षिणी भारत की जो व्यावसायिक किस्में नहीं है, सिर्फ उनमें ही बहुवर्णता देखने को मिलती है आम के अंदर। बाकी नींबू में, जामुन में तो होती है। तो अब वो किस्में कौन कौन सी है, जैसे पीच, मुवंडन, नेकरी, कुरकान, ओलार, बापाकाई, मायोपुलानी, चंद्रकन, स्टार्च, इस तरह की जो वेराइटियां हैं व्यवसायिक स्तर पर जिनको नहीं लगाई जाती है, वही आम की किस्मों के अंदर बहुवर्णता। दक्षिणी भारत की जो अव्यवसायिक किस्में हैं उनके अंदर ही बहुवर्णता देखने को मिलती है। आम की, दक्षिणी भारत की जो व्यवसायिक किस्में नहीं है उनमें सिर्फ बहुवर्णता होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन, नेम द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट इन विच केलस इज प्रोड्यूस। केलस किसमें प्रोड्यूस होता है? अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आपको ही पता है, टिश्यू कल्चर प्लांट के अंदर होता है। और टिश्यू कल्चर को अपने क्या बोलते हैं? आंसर तो मैंने आपको बता दिया, बाकी यहाँ पे देखो, रीजनरेशन, माइक्रो प्रोपोगेशन, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इनमें से बताइए केलस फॉर्मेशन किसके अंदर होता है, केलस किसके अंदर बनता है? फटाफट आंसर कीजिए।
टिश्यू कल्चर यानी माइक्रो प्रोपोगेशन, बी ऑप्शन राइट है। सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, बी। क्वेश्चन क्या था, अलैंगिक प्रवर्धन की कौन सी विधि है जिसमें केलस का निर्माण होता है? ऑप्शन थे रीजनरेशन, बी ऑप्शन था माइक्रो प्रोपोगेशन सूक्ष्म प्रवर्धन, सी ऑप्शन था फ्रेगमेंटेशन और डी ऑप्शन था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी वानस्पतिक प्रवर्धन। तो केलस है वो बनता है टिश्यू कल्चर में, तो राइट आंसर क्या था, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर ऑप्शन में नहीं था, तो टिश्यू कल्चर को अपने क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन भी बोलते हैं, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, चिक्कू में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है, कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड ऑफ स्पोटा। चिक्कू के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है, ए ऑप्शन इनार्चिंग, बी ऑप्शन टी बडिंग, सी ऑप्शन हार्डवुड कटिंग और डी ऑप्शन एयर लेयरिंग। तो चिक्कू में व्यावसायिक स्तर पर अपने कौन सी विधि काम में लेते हैं, आंसर कीजिए, क्विकली आंसर कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा समझ आने वाली बात है नहीं इसमें। जी इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन राइट है, इनार्चिंग है वो चिक्कू की स्पोटा का कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, लेमन में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है, कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड ऑफ लेमन। लेमन में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि, ए ऑप्शन इनार्चिंग, बी ऑप्शन टी बडिंग, सी ऑप्शन हार्डवुड कटिंग और डी ऑप्शन एयर लेयरिंग। तो लेमन में अपने व्यावसायिक स्तर पर प्रवर्धन किससे करवाया जाता है, बताइए, फटाफट आंसर कीजिए इसका भी, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जी डी ऑप्शन राइट है, एयर लेयरिंग ऑप्शन राइट है, एयर लेयरिंग। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, फालसा में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है, कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड ऑफ फालसा। फालसा में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है, ए ऑप्शन है इनार्चिंग, बी ऑप्शन है सीड, सी ऑप्शन है हार्डवुड कटिंग, डी ऑप्शन है लीफ कटिंग। तो बताइए फालसा की जो कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड है, व्यावसायिक प्रवर्धन है, वो किससे होता है, करिए फटाफट आंसर। इनमें कुछ एक्सप्लेनेशन वाली चीज है नहीं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी यानी सीड से प्रोपोगेशन होता है। नेक्स्ट है सिक्स नंबर क्वेश्चन, रोग मुक्त पौधा तैयार करने के लिए संवर्धन करते हैं, विच मेथड यूज फॉर प्रोपोगेशन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट। डिजीज फ्री प्लांट तैयार करने के लिए अपने कौन सा कल्चर करवाया जाता है, यानी कौन से भाग से टिश्यू कल्चर में प्लांट तैयार करवाया जाता है। ए ऑप्शन है एंथर कल्चर, बी ऑप्शन है पोलन कल्चर, सी ऑप्शन है मेरिस्टेम कल्चर और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा यहाँ पे राइट होगा बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब 5 स्टार क्वेश्चन है, इसको आप टॉप क्वेश्चन के मान के चलिए। देखो जो कोई फंगल डिजीज होता है उसका इलाज हो जाता है, बैक्टीरियल डिजीज का भी इलाज हो जाता है। डिजीज का इलाज होता किसका नहीं है, वायरल का और माइकोप्लाज्मा डिजीज का इलाज संभव नहीं होता ना। तो अपने ऐसा प्लांट तैयार करना है जिसमें वायरस और माइकोप्लाज्मा जैसी प्रॉब्लम नहीं हो, फंगस फ्री तो कर सकते हैं, बैक्टीरिया फ्री भी कर सकते हैं। तो अपने वायरस फ्री प्लांट भी बोल सकते हैं, वायरस मुक्त पौधा भी बोल सकते हैं, रोग मुक्त पौधा भी बोल सकते हैं। तो ये तैयार करने के लिए हमें किस तरह का संवर्धन करवाना पड़ेगा, किस तरह का कल्चर करवाना पड़ेगा। देखो इसके लिए अपने प्लांट का जो शीर्ष भाग है वो लेना चाहिए, क्योंकि यहां तक कभी भी वायरस या माइकोप्लाज्मा रीच नहीं करता है। अगर इस शीर्ष भाग को लेकर इससे पूरा नया पौधा तैयार कर देते हैं तो वो पौधा रोग मुक्त होगा या वायरस रोग मुक्त होगा या माइकोप्लाज्मा रोग मुक्त होगा, कहने का मतलब। तो ये शीर्ष भाग है, ये क्या है जी, ये मेरिस्टेम यानी ये क्या है, विभजोतक। तो इसके लिए हमें करवाना पड़ेगा मेरिस्टेम कल्चर यानी विभजोतक संवर्धन करवाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन राइट है, रोग मुक्त पौधा तैयार करने के लिए या वायरस मुक्त पौधा तैयार करने के लिए या डिजीज फ्री प्लांट तैयार करने के लिए आपको टिश्यू कल्चर में विभजोतक संवर्धन यानी मेरिस्टेम कल्चर करना पड़ेगा, जिससे रोग मुक्त पौधा अपना तैयार होगा। एक एंथर जो होता है, एंथर आपको पता है हैप्लॉइड होता है, एंथर में जो पोलन होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं पोलन। उन पोलन को लेकर अगर अपने नया प्लांट तैयार कर देते हैं तो वो प्लांट हैप्लॉइड होगा। तो पोलन कल्चर करने से हमेशा कैसा प्लांट तैयार होता है, हैप्लॉइड प्लांट तैयार होता है, यानी अगुणित पौधा तैयार होता है। हैप्लॉइड का मतलब होता है अगुणित। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगुणित पौधा तैयार करने के लिए कौन सा संवर्धन करते हैं, हैप्लॉइड प्लांट के लिए कौन सा कल्चर करते हैं, पोलन कल्चर यानी पराग संवर्धन करवाया जाता है, पोलन कल्चर यानी पराग संवर्धन करवाया जाता है, अगुणित पौधा तैयार करना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट रोग मुक्त पौधे वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, धनकंद का उदाहरण है, एग्जांपल ऑफ कोरम इज। कोरम एक मॉडिफाइड स्टेम है जो बिलो ग्राउंड होता है, जिसमें मतलब फूड स्टोरेज के कारण वो फूल जाता है, जिस पर एडवांटेज बड होती है, जिसकी वजह से उसमें फुटान हो सकता है, जैसे अरबी है, तो उस वो एक एग्जांपल है।
बट यहां पर जो नीचे मैंने एग्जांपल दिए इनमें से कौन से पौधे के अंदर कोरम बनते हैं, यानी इनमें से किस में कोरम बनते हैं और इसमें कोरम द्वारा प्रवर्धन करवाया जा सकता है। तो घनकंद का उदाहरण है एग्जांपल ऑफ कोरम। ए ऑप्शन है ट्यूबरोज यानी रजनीगंधा, बी ऑप्शन है वाटर लिली यानी जल लिली, सी ऑप्शन है ग्लैडुलस, डी ऑप्शन है क्लेडेंड्रोन। ये चार ऑप्शन है, इनमें से बताओ कोरन किस में बनता है। अरबी में जो होता है वो कोरन ही होता है ना। कोरन का मतलब होता है मॉडिफाइड स्टेम होता है, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम होता है, यानी भूमिगत रूपांतरित तना होता है जो भोजन संग्रहण के कारण फूल जाता है, यानी फूड स्टोरेज की वजह से उसमें स्वेलिंग, और उस पे आपने देखा होगा बर्ड्स होते हैं जो एडवांटेज बर्ड होती है। अब अरबी को अपने लगा दें, पूरी को लगा दें, काट के लगा दें तो उससे नए पौधे का फुटान हो जाता है। तो कोरन से प्रोपोगेशन होता है, प्रवर्धन होता है। तो यहाँ पे कोरन का एग्जाम्पल, सॉरी कोरन नहीं कोरम, कोरम CORM। तो यहाँ पर आपको कोरम का एग्जाम्पल बताना है। इसका एग्जाम्पल बताना है कोरम का, CORM है, कोरन गलत लिखा है मैंने यहाँ पे, कोरम है, ठीक है, ध्यान रखना। तो घनकंद का या कोरम का एग्जाम्पल बताना है। तो बताइए कोरम का एग्जाम्पल कौन सा होगा, फटाफट आंसर कीजिए। राइट आंसर है सी ऑप्शन, ग्लैडुलस में कोरम बनता है, ठीक है। ग्लैडुलस में प्रवर्धन प्रोपोगेशन भी कोरम से होता है, सी ऑप्शन राइट है। रजनीगंधा में भी अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम होता है, उसको बोलते हैं अपने बल्ब, यानी सलग कंद बनता है रजनीगंधा में। वाटर लिली, जल लिली के अंदर राइजोम बनता है, यानी राइजोम को अपने परकंद बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, परकंद। रजनीगंधा में बल्ब यानी सलग कंद, जल लिली वाटर लिली के अंदर बनता है राइजोम यानी परकंद, और ग्लैडुलस में बनता है कोरम यानी घनकंद। और रजनीगंधा में प्रोपोगेशन बल्ब से होता है, वाटर लिली में राइजोम यानी परकंद से होता है, और ग्लैडुलस में प्रोपोगेशन जो होता है वो कोरम से यानी घनकंद से होता है। तो ये चीज भी आपको साथ साथ में ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है वो सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, पत्ती कलम का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ लीफ कटिंग। लीफ कटिंग का मतलब देखो, जिन पौधों की पत्तियां होती, जिन पौधों की पत्तियां लेदर की तरह मोटी होती, यानी जिनमें फूड स्टोरेज होता है, बहुत रेयर लीफ के अंदर फूड स्टोरेज होता है, बहुत मतलब ऐसे बहुत कम पौधे हैं जिनकी पत्तियों के अंदर भोजन संग्रहण होता है, लेकिन जिन पौधों की पत्तियों के अंदर भोजन संग्रहण हो जाता है वो लेदर की तरह मोटी होती है, ठीक है। तो ये लेदर की तरह मोटी होती है, फूड स्टोरेज है, इसलिए इनमें एडवांटेज बड़ देखने को मिलती है। तो ये जो पत्तियां होती है ये मिट्टी के जब टच में आती है तो इनसे फुटान निकल जाता है और इनसे नया पौधा तैयार हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भी लीफ कटिंग किसमें काम में ले सकते हैं, कहने का मतलब लीफ कटिंग से प्रोपोगेशन किसमें कर सकते हैं। लीफ कटिंग उसी में ले सकते हैं जिसकी लीफ में फूड स्टोरेज है और उसमें एडवांटेज बर्ड है, यानी जिससे नया पौधा तैयार हो सके। तो यहाँ पे आपको लीफ कटिंग का एग्जाम्पल बताना है। ए ऑप्शन है क्लेडेंड्रोन, बी ऑप्शन है क्राइसेंथीमम, सी ऑप्शन है ब्रायोफाइलम, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। देखो ए ऑप्शन है क्लेडेंड्रोन, बी ऑप्शन है गुलदावदी, सी ऑप्शन है ब्रायोफाइलम और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो किसके अंदर अपने लीफ कटिंग से भी नया प्लांट तैयार किया जा सकता है, क्वेश्चन ये बनता है सही में मामले में ना। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। देखो राइट आंसर होगा ब्रायोफाइलम, जिसको अपने पत्थर चट्टा भी बोलते हैं। आपने पत्थर चट्टा की पत्तियां देखी होगी, काफी मोटी होती है और उसकी पत्ती से भी नया पौधा तैयार हो जाता है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन यानी सी ऑप्शन राइट है, ब्रायोफाइलम या पत्थर चट्टा। उसके अलावा बिग्नोनिया में भी ऐसा होता है, बिग्नोनिया की पत्तियां भी लेदर की तरह मोटी होती है और उसकी पत्तियों से भी नया पौधा अपने तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से ग्राफ्टिंग की अटैच विधि है, विच वन इज द अटैच ग्राफ्टिंग। देखो ग्राफ्टिंग की अटैच विधि, यहाँ अटैच विधि से मतलब क्या है, जिस समय साइन और रूट स्टॉक को अपने मिलाते हैं, यानी साइन और रूट स्टॉक को जब अपने उनकी यूनियन बनाते हैं, तो जिस समय साइन और रूट स्टॉक की यूनियन बनाएंगे उस समय साइन जो होता है वो मदर प्लांट से अलग कर लिया जाता है। साइन जो होता है वो मदर प्लांट से अपने अलग कर लेते हैं, साइन को अपने मदर प्लांट से अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो वो तो होती है डी अटैच ग्राफ्टिंग, सब में ऐसा देखने को मिलता है। साइन बोले तो सांकुर जो होता है, जो नीचे का भाग होता है जिससे जड़ तंत्र तैयार होते हैं उसको तो अपने बोलते हैं मूलवरंत, और जिससे ऊपर वायुव्य भाग तैयार होता है यानी उत्पादन वाला भाग जो तैयार होता है उसको अपने बोलते हैं सांकुर। तो सांकुर जिस समय अपने मूलवरंत पर लाकर सेट किया जाता है उसी समय उसको मात्र पौधे से अलग कर लिया जाता है, ज्यादातर ग्राफ्टिंग में यही देखने को मिलता है। तो उनको तो बोलते हैं डी अटैच ग्राफ्टिंग। बट एक ऐसी ग्राफ्टिंग भी है जिस समय सांकुर यानी साइन और मूलवरंत यानी रूट स्टॉक इन दोनों को आपस में मिलाते हैं, जिस समय इन दोनों को आपस में मिलाते हैं उस समय सांकुर को यानी साइन को मदर प्लांट से यानी मात्र पौधे से अलग नहीं करते हैं।
जब इनका मिलन हो जाता है, इनकी वृद्धि चल पड़ती है, तब अपने इसको मात्र पौधे से अलग करते हैं, इसलिए इसको अटैच ग्राफ्टिंग बोलेंगे। तो वो अटैच ग्राफ्टिंग कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए ऑप्शन है सिंपल ग्राफ्टिंग, बी ऑप्शन है इनार्चिंग, सी ऑप्शन है एयर लेनिंग वायुदाब विधि, और डी ऑप्शन है साइड ग्राफ्टिंग। तो इनमें से ऐसा कौन सा मेथड है जिसको अपने अटैच ग्राफ्टिंग बोला जाता है? ऐसा कौन सा मेथड है जिसको अपने क्या बोल देंगे, अटैच ग्राफ्टिंग बोलेंगे? फटाफट आंसर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो जो राइट आंसर है वो बताइए, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में ऑलरेडी। तो बताइए कि कौन से को अपने अटैच ग्राफ्टिंग बोलेंगे? पॉपुलर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनार्चिंग, इनार्चिंग को अपने क्या बोलते हैं, अटैच ग्राफ्टिंग बोलते हैं। इनार्चिंग को अटैच ग्राफ्टिंग बोलते हैं। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? बी ऑप्शन राइट होगा। राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, आंवला के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है, कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड ऑफ आंवला। ए ऑप्शन है टी बडिंग, बी ऑप्शन है इनार्चिंग, सी ऑप्शन है पेच बडिंग, और डी ऑप्शन है साइड ग्राफ्टिंग। आंवला में कमर्शियली व्यावसायिक स्तर पर प्रोपोगेशन किससे किया जाता है, बताइए यहाँ पर। आंवला में व्यावसायिक स्तर पर प्रवर्धन है ना, कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड क्या है आंवला का? देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन राइट होगा। पेच जो बडिंग होती है, पेज जो बडिंग होती है वो आंवला की प्रोपोगेशन का कमर्शियल मेथड है, ठीक है। आंवला के प्रवर्धन का व्यावसायिक जो मेथड है वो कौन सा है? पेज कलिकायन है, यानी पेज बडिंग है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, शीर्ष वर्किंग की जाती है, टॉप वर्किंग इज प्रैक्टिस। टॉप वर्किंग क्या होती है? जैसे कोई बाग बूढ़ा हो जाता है यानी पुराना हो जाता है, उसका रिजुविनेशन करना है, इसका पुनः उद्धार करना है, तो अपने इसकी जो मुख्य शाखाएं होती है उनको क्या करते हैं, कुछ ऊंचाई से काट देते हैं, जैसे ये शाखाएं हैं, और इनके ऊपर क्या करते हैं, फिर ग्राफ्टिंग कर देते हैं। इनके ऊपर ग्राफ्टिंग कर देंगे तो इससे क्या होगा, ये जो ग्राफ्टिंग करेंगे ये बिल्कुल नए सांकुर से करेंगे, बिल्कुल नया जो सांकुर होगा उससे करेंगे, जिससे क्या होगा कि ये पौधे का जो ढांचा है ये पूरी तरह से वापस विकसित हो जाएगा और इसमें फलन बहुत अच्छा चल पड़ेगा। तो इस तरह की जो प्रैक्टिस होती है उसको अपने टॉप वर्किंग बोलते हैं। टॉप वर्किंग किस में प्रैक्टिस में ली जाती है? क्वेश्चन ये था। तो ए ऑप्शन है नाशपाती पियर, बी ऑप्शन है मैंगो यानी आम, सी ऑप्शन है बेर, और डी ऑप्शन है सेब यानी एप्पल। तो ऐसी प्रैक्टिस किसके अंदर की जाती है, बताइए। टॉप वर्किंग इज प्रैक्टिस इन पियर में, मैंगो में, बेर में, एप्पल में, यानी नाशपाती में, आम में, बेर में और सेब में, किसमें अपने टॉप वर्किंग करेंगे, बताइए जी। टॉप वर्किंग जो की जाती है वो की जाती है मैंगो के अंदर की जाती है, आम में। बी ऑप्शन राइट है, यानी आम के पुराना जो बाग है उसमें सुधार के लिए, रिजुविनेशन के लिए, जो दक्षिणी भारत का एरिया है, साउथ इंडिया का जो एरिया है, वहां पर जनरली मैंगो के अंदर टॉप वर्किंग देखने को मिलती है, यानी शीर्ष वर्किंग देखने को मिलती है, जिससे क्या होता है, पुराने बाग को भी एक तरह से नया बना दिया जाता है। अब देखो, पुराने बाग को उखाड़ कर फिर लगाओगे तो 6-7 साल बाद फलन स्टार्ट होगा, लेकिन अगर अपने टॉप वर्किंग कर देते हैं तो दूसरे साल ही वापस से फलन अच्छा होने लग जाता है, इसलिए टॉप वर्किंग है वो बढ़िया है। मेनली टॉप वर्किंग है वो साउथ इंडिया में, दक्षिणी भारत में मैंगो में की जाती है, बट ऐसी जो प्रैक्टिस है वो बेर में भी कर सकते हैं, लेकिन व्यवसायिक स्तर पर अभी किसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन आम में तो किसान भी कर रहे हैं व्यवसायिक स्तर पर, ठीक है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन जो है, रनर्स द्वारा प्रवर्धन होता है, रनर्स इज प्रोपोगेशन मेथड ऑफ व्हिच क्रॉप। रनर्स से प्रोपोगेशन किसमें होगा? रनर्स तो आपको पता ही है, तने से निकलने वाली वो शाखा जो सॉइल के पैरेलल चलती है, समांतर चलती है, और जहां भी मिट्टी के संपर्क में आती है वहां फुटा निकल जाता है, तो इसको अपने रनर्स बोलते हैं। तो रनर्स के द्वारा जो प्रोपोगेशन है वो किसमें हो सकता है? ए ऑप्शन है बनाना केला, बी ऑप्शन है पुदीना यानी मिंट, सी ऑप्शन है गुलदाउदी यानी क्राइसेंथेमम, और डी ऑप्शन है स्ट्रॉबेरी। तो इनमें से ऐसा कौन सा प्लांट है जिनमें रनर्स के द्वारा भी प्रोपोगेशन देखने को मिलता है? रनर्स के द्वारा प्रोपोगेशन किसमें देखने को मिलेगा, बताइए, क्विकली आंसर कीजिए। डी ऑप्शन राइट है, स्ट्रॉबेरी के अंदर रनर से प्रोपोगेशन। और स्ट्रॉबेरी के अलावा जो प्रोपोगेशन होता है रनर से, दूब ग्रास में आपने देखा होगा ना, दूब घास भी तो ऐसे ही फैलती है, साइनेडोन डेक्टाइलोन जो है वो इसी तरह से फैलती है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, नई जातियों के विकास के लिए आवश्यक है, विच मेथड इज यूजफुल फॉर न्यू वेराइटी डेवलपमेंट। न्यू वेराइटी कब डेवलप होगी, बताइए भी। ए ऑप्शन है बीज द्वारा प्रवर्धन होने पर, सीड प्रोपोगेशन से,
बी ऑप्शन है कटिंग प्रोपोगेशन से यानी कलम के द्वारा, सी ऑप्शन है टी कलिकाइन यानी टी बडिंग द्वारा, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज यानी सभी से भी अपने नई किस्म विकसित कर सकते हैं। जनरली नई किस्म विकसित या नई जाति का विकास कब संभव है? जब वेरिएशन हो, विभिन्नता हो। आपको ऐसे पौधे मिले, जैसे आपके खेत में आपने पेड़ लगा रखे हैं, सभी 100 किलो प्रति हेक्टर की उपज दे रहे हैं, सॉरी 100 किलो प्रति पेड़ की उपज दे रहे हैं, 100 किलो प्रति पेड़ की उपज दे रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ पौधे ऐसे हैं जो 70 किलो भी दे रहे हैं, कुछ ऐसे भी है जो 150 किलो दे रहे हैं। तो 150 किलो वाला बढ़िया है, उसको अपने निकाल के नई किस्म विकसित कर सकते हैं। यानी जहां विभिन्नता उत्पन्न होगी वहीं नई जातियों का विकास होगा। तभी तो बंदर में विभिन्नता आई, तभी तो इंसान बन गया ना। तो विभिन्नता आएगी तो ही नई किस्मों का विकास होगा, नई जातियों का विकास होगा, नहीं तो नई किस्मों का, जातियों का विकास नहीं होगा। तो अब विभिन्नता कौन से मेथड से आती है? देखो कलम है, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है यानी वानस्पतिक प्रवर्धन है, इससे समरूपता आती है। टी बडिंग है, ये भी वानस्पतिक प्रवर्धन है, इससे भी समरूपता आती है। लेकिन जब बीज से कोई पौधा लगाते हैं, यानी ये एक लैंगिक प्रवर्धन है, और लैंगिक प्रवर्धन से हमेशा विभिन्नता आती है, और नई जातियों के विकास के लिए बीज द्वारा प्रवर्धन या लैंगिक प्रवर्धन ही उपयुक्त होता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन राइट होगा। साथ में मैंने इसका रीजन भी आपको दे दिया है शॉर्ट के अंदर। 14 नंबर क्वेश्चन है, गुलाब के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है। कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड ऑफ रोज, कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड ऑफ रोज गुलाब के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है। ए ऑप्शन है कठोर काष्ठीय कलम यानी हार्डवुड कटिंग, बी ऑप्शन है टी बडिंग यानी टी कलिकाइन, सी ऑप्शन है पेच बडिंग यानी पेच कलिकाइन, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। तो इनमें से ऐसा कौन सा मेथड है जो गुलाब के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है? कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड ऑफ रोज, बताइए, आंसर दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे इंपॉर्टेंट अभी एक्सप्लेन करूंगा तब आपको पता लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है। जी राइट आंसर तो बी ऑप्शन है टी कलिकाइन, जो टी बडिंग है वो इसके प्रोपोगेशन की व्यावसायिक विधि है। ठीक है, यहां सीधा रोज पूछा है या फिर आपसे कट रोज पूछे तो भी टी कलिकाइन ही होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो कट रोज ही है। ठीक है, गुलाब पूछ ले या कट गुलाब पूछ ले तो टी कलिकाइन। कट गुलाब का मतलब फूल के साथ जिसमें डंडी होती है वो कट रोज होता है। ठीक है, कट फ्लावर बोलते हैं उसको। तो जो टी बडिंग होती है वो कट फ्लावर के अंदर काम में लेते हैं। सीधा गुलाब रोज भी पूछ ले तो भी टी बडिंग बताएंगे, बट आपसे देसी गुलाब में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि पूछ ले, कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड ऑफ लोकल रोज या लूज फ्लावर जो है, उस लूज लूज जो रोज है उसके लिए आपसे पूछ ले, देसी गुलाब के लिए आपसे प्रोपोगेशन या प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि पूछ ले, उस समय अपने कठोर काष्ठीय कलम काम में लेते हैं, हार्डवुड कटिंग काम में लेते हैं, ये ध्यान रखना है। बट यहाँ देसी गुलाब तो नहीं पूछा गया, सीधा गुलाब पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन टी कलिकाइन। अगर देसी पूछ लेते तो आप कौन सा करते? हार्डवुड कटिंग करते। ठीक है, नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, कलम में कितनी कलिकाएं होनी चाहिए? बर्ड शुड बी प्रेजेंट इन कटिंग। जब अपने कटिंग लेते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है बर्ड होती है, क्योंकि रूट है वो भी बर्ड से निकलेगी और शूट है वो भी बर्ड से निकलेगी, जड़ भी कलिका से निकलेगी और शाखा है वो भी कलिका से निकलेगी। तो कटिंग ले रहे हैं तो आइडियल जो कटिंग होती है, एक बढ़िया कटिंग होती है, उसके अंदर एक जो बढ़िया कटिंग होती है उसके अंदर अपने कितनी कलिकाएं होनी चाहिए? ए ऑप्शन है 2 से 3 कलिकाएं, बी ऑप्शन है 7 से 8 कलिकाएं, सी ऑप्शन है 3 से 4 कलिकाएं, और डी ऑप्शन है 4 से 5 कलिकाएं। तो एक बढ़िया कलम के अंदर कितनी कलिकाएं होनी चाहिए? एक बढ़िया कलम में कितनी कलिकाएं होनी चाहिए, बताइए। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन राइट होगा, 4 से 5 कलिकाएं होनी चाहिए। कितनी कलिकाएं होनी चाहिए? 4 से 5 कलिकाएं होनी चाहिए एक बढ़िया जो कटिंग होती है। 4 से 5 कलिकाएं होती है तो सामान्यतः 2 से 3 कलिकाएं तो जमीन में दबा देते हैं और 2 कलिकाएं होती है वो ग्राउंड से बाहर रखी जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये 15 नंबर क्वेश्चन। सेब में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है, कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड ऑफ एप्पल। स्पोटा लिख दिए यहाँ पे, एप्पल, कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड ऑफ एप्पल। एप्पल यानी सेब के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है। ए ऑप्शन है टंग ग्राफ्टिंग यानी जिबी उपरोपण जिसको बोल देते हैं हिंदी के अंदर अपने, या फिर इसके अलावा अपने इसको वीप ग्राफ्टिंग भी बोल देते हैं। बी ऑप्शन है इनार्चिंग है ना, जिसको अपने अटैच ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं, और सी ऑप्शन है पेच कलिकायन यानी पेच बडिंग, और डी ऑप्शन है साइड ग्राफ्टिंग। तो बताइए इनमें से सेब के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी है? कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड कौन सा है सेब का? फटाफट आंसर कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
ए ऑप्शन राइट है। टंग ग्राफ्टिंग यानी जिसको अपने विप ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, डबल ग्राफ्टिंग की जाती है। डबल ग्राफ्टिंग प्रैक्टिस, ए ऑप्शन है पियर नाशपाती, बी ऑप्शन है मैंगो आम, सी ऑप्शन है बेर, डी ऑप्शन है डेट पाम। अब देखो यहाँ पे क्या है डबल ग्राफ्टिंग। जनरली नाशपाती में क्या है, जैसे क्वीन सीरीज के जो रूट स्टॉक है, क्वीन ए, क्वीन सी वगैरह जो है ना, उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे वेराइटी है जिनका ग्राफ्टिंग आप नहीं कर पाते, मिलन नहीं हो पाता, कर भी देंगे तो मिलन नहीं होगा, फेल हो जाएगा। बट हमें रूट स्टॉक जो मूल वरंत है वो हम यही सोचते हैं कि हमें क्वीन सीरीज का लगाना है, क्वीन ए और क्वीन सी के जो मूल वरंत आते हैं। अब क्या करते हैं अपने इस पर, अगर अपने जैसे बार्टलेट या कुछ जैसे बग्गू गोसा टाइप की वेराइटियां आती है, वो पॉपुलर है, वो इस पे ग्राफ्टिंग करते हैं तो उनकी ग्राफ्टिंग हो नहीं पाती है, तब उनकी तो कर नहीं सकते। इसलिए अपने क्या करते हैं, पहले ऐसे रूट स्टॉक सॉरी ऐसे संकुर की अपने ग्राफ्टिंग कर देंगे जो इस पर ग्राफ्ट हो जाता है। जैसे ओल्ड होम एक वेराइटी है, ओल्ड होम की अगर अपने इस पे ग्राफ्टिंग करते हैं तो हो जाती है। ये क्वीन है, इस मूल वरंत का नाम है क्वीन ए या फिर क्वीन सी, ठीक है। तो इस पर ओल्ड होम की हो जाती है। बाकी जो आजकल व्यवसायिक वेराइटियां प्रचलित है, जैसे मैंने बताया बार्टलेट जैसी, तो उनकी तो होती नहीं है। तो हमने पहले तो ओल्ड होम से क्या कर दिया, ग्राफ्टिंग कर दी। उसके बाद दोबारा हम किसकी ग्राफ्टिंग करेंगे, उसके ऊपर जो वेराइटी हमें चाहिए थी, जैसे हमें बार्टलेट चाहिए थी, यानी जब पहली ग्राफ्टिंग हम कर चुके होते हैं वो ग्राफ्टिंग चल पड़ती है, यानी ओल्ड होम की ग्राफ्टिंग है वो क्वीन ए पे कर देते हैं। मूल ग्रंथ क्वीन था और ओल्ड होम की उसके ऊपर ग्राफ्टिंग कर दी। इनका मिलन हो जाए, जब ये चल पड़े, तब अपने ओल्ड होम पे जो अपने व्यवसायिक किस्म लगाना चाहते हैं उसकी ग्राफ्टिंग कर देंगे। जैसे बार्टलेट किस्म है उसकी अपनी ग्राफ्टिंग कर दी। तो अब ये क्या होगा, ऊपर जो फलन है वो हम जो वेराइटी चाह रहे थे उसका मिल रहा है और जड़ भी क्वीन की मिल रही है। लेकिन अगर सीधा ग्राफ्ट करवाते तो ऐसा संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि इनका मिलन ही नहीं हो पाता, इनका आपस में मिलन ही नहीं हो पाता था। तो इनको मिलाने के चक्कर में हमने बीच में क्या किया, एक इंटरस्टॉक काम में लिया, अंत सांकुर काम में लिया, जिसको अपने इंटरस्टॉक या अंत सांकुर बोलते हैं। तो ये इंटरस्टॉक की वजह से ये आपस में मिल गए, अदरवाइज नहीं मिलते। अब देखो जो ये बार्टलेट किस्म है जो अपने जिसके फलन ले रहे हैं, वो डायरेक्ट क्वीन पे नहीं लग रही है। अगर क्वीन पे लगती तो लगती नहीं, कामयाबी नहीं होता, इसलिए हमने बीच में ओल्ड होम फंसा दिया ना एक तरह से। तो यहाँ ग्राफ्टिंग कितनी बार हुई, नंबर ऑफ ग्राफ्टिंग कितनी है, कितनी बार ग्राफ्टिंग कर चुके हैं आप, 2 बार कर चुके हैं। तो ऐसा किसमें किया जाता है, ऐसा किया जाता है जी नाशपाती में होता है। तो डबल ग्राफ्टिंग है वो नाशपाती में की जाती है, ए ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पे, ए ऑप्शन राइट है। डबल ग्राफ्टिंग होती है वो नाशपाती में होती है। कई बार मल्टी बडिंग भी पूछ ली जाती है। देखो मल्टी बडिंग क्या होती है, एक ही तने पर कई बडिंग कर देते हैं, उसको मल्टी बडिंग बोलते हैं। एक ही तने पर कई कलिकायन कर देते हो तो उसको अपने मल्टी कलिकायन बोलेंगे या मल्टी बडिंग बोलेंगे, बहु कलिकायन बोलते हैं हिंदी के अंदर। गुलाब में कुछ स्पेसिमेन पौधे देखे होंगे, दिखावे वाले पौधे, जिन पर लाल फूल, पीले फूल, बैंगनी फूल, कई रंग के फूल एक साथ देखने को मिलते हैं। इसका मतलब एक तने पर कई रंग की जो किस्में हैं उनकी क्या की गई है, कलिकायन की गई है, बहु कलिकायन, मल्टी बडिंग की गई है। तो मल्टी बडिंग है वो तो चलती है गुलाब के अंदर, रोज के अंदर। और जो डबल ग्राफ्टिंग है वो किसमें की जाती है, पियर नाशपाती के अंदर की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, रूट स्टॉक का साइन पर तथा और साइन का रूट स्टॉक पर पड़ने वाला इफेक्ट क्या कहलाता है। इफेक्ट ऑफ रूट स्टॉक ऑन साइन एंड वाइस वर्सा इज नोन एज। ए ऑप्शन है बडिंग इफेक्ट, बी ऑप्शन है ग्राफ्टिंग इफेक्ट, सी ऑप्शन है स्टेनिक प्रभाव या स्टेनिक इफेक्ट, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। आपने देखा होगा सिंपली, जब अपने चश्मा चढ़ाते हैं यानी बडिंग और ग्राफ्टिंग करते हैं, कहने का मतलब ग्राफ्टेज करते हैं यानी उपरोपण करते हैं, सॉरी उपरोप बंधन करते हैं, तो नीचे एक भाग लेते हैं जो जड़ तंत्र बनाता है, एक भाग ऐसा लेते हैं जो उत्पादन वाला भाग बनाता है, ठीक है। तो यहाँ 2 पौधों के अलग अलग भाग लिए जाते हैं, एक से जड़ तंत्र तैयार होगा, एक से क्या होगा, फलन वाला भाग तैयार होगा। ऐसा क्यों किया जाता है, पहले तो मैं आपको ये क्लियर करता हूं। जैसे आपने देखा होगा किन्नू का जब अपने बाग लगाते हैं, तो किन्नू के बाग में जो जड़ तंत्र है वो किसका अपने तैयार करते हैं, जंबीरी का या जट्टी खट्टी जिसको बोल देते हैं उसका तैयार करते हैं, जो जट्टी खट्टी होती है उसका तैयार करते हैं। अगर अपने किन्नू का ही जड़ तंत्र तैयार करें तो किन्नू का जो जड़ तंत्र होता है वो कमजोर होती है, लेकिन फलन बहुत बढ़िया है। और जट्टी को अगर लगा दे उसका फल ले तो जट्टी के फल है वो व्यवसायिक स्तर पर अच्छे नहीं है, लेकिन जड़ तंत्र बहुत बढ़िया है। तो हम चाहते हैं कि जड़ तो जट्टी खट्टी जैसी आ जाए और फलन किन्नू जैसा हो, दोनों के गुण एक में आ जाए, इसलिए अपने 2 अलग अलग पौधों को आपस में मिलाकर नया पौधा तैयार करते हैं। इस मेथड को अपने ग्राफ्टेज बोलते हैं।
जब हम ऊपर उत्पादन वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं सांकुर यानी साइन, और नीचे जो जड़ तंत्र वाला भाग बनाता है उसको अपने रूट स्टॉक या बोलते हैं मूलवृंत। तो मूलवृंत तो दोनों, मूलवृंत तो क्या होता है, हमेशा एक जैसा ही रखा जाता है लगभग, लेकिन ये जो सांकुर होता है, साइन, जो उत्पादन वाला भाग होता है, ये अगर हम बड के रूप में, कलिका के रूप में लेते हैं तब तो वो कलिकाइन होता है, और जब हम शाखा के रूप में लेते हैं तब वो ग्राफ्टिंग होता है। यानी उसको अपने क्या बोल देते हैं, ग्राफ्टिंग को उपरोपण बोल देते हैं। अगर हम कलिका लेते हैं, शंकुर है वो, साइन है वो, कलिका के रूप में लेते हैं, बड के रूप में, तो बडिंग या कलिकाइन कहलाएगा। शाखा के रूप में लेंगे तो ग्राफ्टिंग या फिर क्या कहलाएगा, उपरोपण कहलाएगा। इन दोनों विधियों को कंबाइंडली, बडिंग और ग्राफ्टिंग को दोनों रूप से अपने ग्राफ्टेज बोल देते हैं, उपरोप बंधन बोल देते हैं, ग्राफ्टेज बोलते हैं। तो ग्राफ्टेज में दो विधियां, एक तो बडिंग है और दूसरी ग्राफ्टिंग। बडिंग के अंदर अपने शंकुर बड के रूप में लेते हैं, और जो ग्राफ्टिंग है उसमें अपने शाखा के रूप में लेते हैं, ब्रांच के रूप में लेते हैं। क्लियर है बात? तो अब जब आप सांकुर और मूलवृंत यानी साइन और रूट स्टॉक को आपस में मिलाते हैं, क्या उनका एक दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो पड़ेगा। कईयों का बहुत ज्यादा पड़ता है, कईयों का बहुत कम पड़ता है। हमें कौन से का चयन करना चाहिए? जिसका कम पड़े उसका करना चाहिए या फिर ज्यादा पड़े उसका करना चाहिए? आपने किन्नू है वो सांकुर के रूप में किस उद्देश्य से लिया? फलन बहुत अच्छा होगा। जट्टी घटी जड़ तंत्र के रूप में या मूलवृंत के रूप में आपने क्यों चुनी? क्योंकि जड़ तंत्र बहुत बढ़िया होगा। आप चाहते हैं कि किन्नू का प्रभाव जट्टी कट्टी पे पड़ जाए और उसकी जड़ कमजोर हो जाए, या जट्टी का प्रभाव किन्नू पे पड़ जाए और उसका जो उत्पादन है वो कमजोर हो जाए? ऐसा नहीं चाहेंगे ना। तो जाहिर सी बात है, जिसका कम से कम इफेक्ट पड़े, कम से कम प्रभाव पड़े, हमेशा उनको लिया जाता है। जैसे आपसे पूछ ले किन्नू के लिए जी बढ़िया मूलवृंत कौन है, कौन सा है, जब आप बोलोगे जट्टी कट्टी। जी मौसम्बी के लिए बढ़िया कौन सा है, आप बोलोगे रंगपुर लाई में। तो हर फसल के अंदर अपने उपयुक्त मूलवृंत भी तो पड़ते हैं। वो इसलिए पड़ते हैं क्योंकि उस पर जो किस्म लगा रहे हैं उसका जो प्रभाव होता है वो कम पड़ता है, पड़ता जरूर है लेकिन कम पड़े वही अपने को सिलेक्शन करना चाहिए। तो उस प्रभाव को अपने क्या बोलेंगे, उस प्रभाव को हम बोलेंगे। अभी तक क्वेश्चन मैंने पहले ही बोल दिया था, आंसर आ जाना चाहिए था। अब मैं बता देता हूं, इसको स्टेयोनिक प्रभाव या हिंदी में बोल देते हैं मिलन प्रभाव बोलते हैं। यूनियन इफेक्ट हो गया ना, मिलन प्रभाव हो गया, या फिर अपने इसको स्टेयोनिक इफेक्ट बोलते हैं। सी ऑप्शन राइट है इसका। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, बील पत्र के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि, कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड ऑफ बील। ए ऑप्शन है टी बडिंग, बी ऑप्शन है पेच बडिंग, सी ऑप्शन है चिप बडिंग, और डी ऑप्शन है सीड। इन चारों में से कौन सा आंसर राइट है बताइए? बील पत्र के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि, कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड ऑफ बील। ए ऑप्शन टी बडिंग, बी ऑप्शन पेच बडिंग, सी ऑप्शन चिप बडिंग, और डी ऑप्शन सीड। बताइए कौन सा राइट है? बी ऑप्शन राइट है, यहाँ पे पेच बडिंग राइट है। आंवला में, बील पत्र में, जामुन में पेच बडिंग ही काम में लेते हैं। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से ग्राफ्टिंग की अटैच विधि है, विच वन इज नोन एज अटैच ग्राफ्टिंग? विच वन इज नोन एज अटैच ग्राफ्टिंग? ये पहले भी अपने क्वेश्चन आ गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर इनआर्चिंग होगा। बी ऑप्शन, ये पहले क्वेश्चन आ चुका है ना, इनआर्चिंग। 21 नंबर क्वेश्चन, इन लेमन एंड चाइना रोज प्लांट विच मेथड इज आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन यूज? लेमन के अंदर और चाइना रोज के अंदर प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी है? दिमाग होगा तो फटाफट आंसर दे देंगे, क्योंकि इनमें से एक का क्वेश्चन मैंने पहले ही पूछ लिया है। लेमन और चाइना रोज में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी है? ए ऑप्शन कटिंग, बी ऑप्शन लेयरिंग, सी ऑप्शन ग्राफ्टिंग, और डी ऑप्शन है वो टिश्यू कल्चर। बताइए कौन सा आंसर राइट होगा? फटाफट आंसर कीजिए। बी ऑप्शन राइट है, क्योंकि एयर लेयरिंग काम में लेते हैं, दोनों में ही प्रवर्धन के लिए अपने एयर लेयरिंग काम में ली जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। तो ये हो गए अपने ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 21 क्वेश्चन थे, यानी 20 क्वेश्चन हो गए, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट इनसे भी इंपॉर्टेंट है ये टेबल। अगर आपने ये टेबल पूरी याद कर ली तो प्रोपोगेशन के ऑलमोस्ट क्वेश्चन है वो यहीं से पूछे जाने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे अपने बात करें बीज द्वारा प्रवर्धन, सीड से प्रोपोगेशन कौन कौन से प्लांट के अंदर होता है? फ्रूट प्लांट्स के ही मेनली एग्जाम्पल है। नींबू के अंदर होता है, नींबू में, लाइम के अंदर, ठीक है, लाइम के, लेमन में नहीं। लाइम में, पपाया, पपीता में, फालसा, नारियल यानी कोकोनट, सुपारी यानी अरेका नट, इनमें बीज के द्वारा प्रोपोगेशन करवाया जाता है। उसके अलावा मैं और बात करूं तो कॉफी के अंदर भी करवाया जाता है, कॉफी के अंदर भी बीज से होता है। कोकोआ यानी कहुआ जो होता है, कहुआ जिसको अपने बोलते हैं, इसमें भी बीज के द्वारा ही प्रवर्धन होता है। नेक्स्ट है शाकीय कलम यानी सॉफ्ट वुड कटिंग। सॉफ्ट वुड कटिंग है वो जिरेनियम, बिग्नोनिया, या फिर जो एक वर्षीय जो सजावटी पौधे होते हैं, एनुअल्स जो होते हैं, उनके अंदर सॉफ्ट वुड कटिंग ही सामान्यतः काम में लेते हैं। ये प्रवर्धन की व्यावसायिक विधियों के एग्जाम्पल है। कमर्शियल प्रोपोगेशन जो किसान सबसे ज्यादा अपनाते हैं या नर्सरी वाले सबसे ज्यादा अपनाते हैं।
नेक्स्ट है कठोर कास्टी कलम यानी हार्डवुड कटिंग के द्वारा प्रोपोगेशन किसमें होता है। व्यावसायिक स्तर है, सारे के सारे व्यावसायिक पूछे गए। एक तो ऐसा होता है कि जैसे आम है उसमें जो प्रवर्धन है वो जनरली विनियर ग्राफ्टिंग से भी हो जाता है, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग से भी हो जाता है, सीड से भी हो जाता है, इनार्चिंग से भी हो जाता है, कई विधियों से हो जाता है। बट व्यावसायिक कौन सी है जी? विनियर ग्राफ्टिंग है। तो ये यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल है वो विनियर ग्राफ्टिंग है, समझ गए ना। आम में प्रवर्धन बीज से भी होता है, विनियर ग्राफ्टिंग से भी होता है, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग से भी होता है, इनार्चिंग से भी होता है। लेकिन व्यावसायिक विधि कौन सी है यहाँ पे? व्यावसायिक विनियर ग्राफ्टिंग है। तो यहाँ सिर्फ व्यावसायिक जो प्रवर्धन की विधि है उनके इस टेबल के अंदर एग्जाम्पल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। तो हार्डवुड कटिंग से कमर्शियल प्रोपोगेशन किस में हो सकता है? व्यावसायिक प्रवर्धन अंजीर में यानी फिग के अंदर, अनार यानी पोमग्रेनेट के अंदर, अंगूर यानी ग्रेप्स के अंदर, देसी गुलाब, बोगनविलिया और ड्यूरांटा के अंदर होता है। नेक्स्ट अपने बात करें बीज व पूर्ण परिपक्व कलम, सीड एंड हार्डवुड कटिंग, दोनों की ही बात करें तो इनके द्वारा जो प्रोपोगेशन होता है वो करोंदा के अंदर होता है और रतन जोत के अंदर होता है। एयर लेयरिंग से अपने प्रोपोगेशन की बात करें तो लेमन में होता है, लीची में होता है और चेरी में होता है। लेमन, लीची और चेरी के अंदर होता है कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड। ढेरी दाब विधि या स्टूलिंग या माउंड लेयरिंग जिसको अपने बोलते हैं, उसके द्वारा व्यावसायिक प्रवर्धन अमरूद यानी गुआवा में होता है। साधारण व मिश्रित दाब विधि, सिंपल लेयरिंग एंड कंपाउंड लेयरिंग से व्यावसायिक प्रवर्धन होता है जास्मिन, जास्मिन बोले तो चमेली, मोगरा और जूही के अंदर। शक्कर से जो प्रवर्धन होता है, प्रोपोगेशन होता है, वो केला में होता है, बांस में होता है और सागवान में होता है। नेक्स्ट सक्कर्स और ऑफशूट दोनों किसमें काम में लेते हैं? डेट पाम में, खजूर में। मेनली है वो ऑफशूट काम में लिया जाता है ना। ऑफशूट से जो मेनली प्रोपोगेशन होता है वो खजूर में होता है, बट सक्कर्स और ऑफशूट दोनों से ही कर सकते हैं, लेकिन मेन जो करते हैं वो ऑफशूट से करते हैं। नेक्स्ट है सक्कर्स व शीर्ष कलम यानी सक्कर्स और टिप कटिंग है वो किसमें काम में लेते हैं? वो गुलदाउदी में यानी क्राइसेंथेमम के अंदर काम में लेते हैं। सक्कर्स और स्लिप्स है, इनके द्वारा कमर्शियल प्रोपोगेशन किस में होता है? तो अनानास यानी पाइनएप्पल में होता है। रनर्स के द्वारा स्ट्रॉबेरी और दूब घास के अंदर होता है। रनर्स के द्वारा व्यावसायिक प्रवर्धन स्ट्रॉबेरी और दूब घास में होता है। पेच जो बडिंग होती है, पेच कलिकाइन है, इसके द्वारा जो व्यावसायिक प्रवर्धन है वो बील पत्तर में, आंवला में और जामुन में, बील में, आंवला में और जामुन में होता है पेच कलिकाइन से। टी कलिकाइन यानी टी बडिंग की बात करें तो टी बडिंग से जो कमर्शियल प्रोपोगेशन होता है वो संतरा में यानी मैंड्रीन में, सीताफल यानी कस्टर्ड एप्पल में, उसके अलावा अखरोट के अंदर, वॉलनट के अंदर, किन्नू के अंदर, स्वीट ऑरेंज माल्टा के अंदर, आलू बखारा, पियर पीच के अंदर, आलू बखारा और आड़ू यानी पीच और प्लम के अंदर। आलू बखारा है उसको अपने पीच बोल देते हैं और आड़ू को अपने प्लम बोल देते हैं, ठीक है। उसके अलावा आलमंड यानी बादाम में और उसके अलावा गुलाब के अंदर। टी बडिंग से क्या होता है? व्यावसायिक प्रवर्धन होता है। रिंग बडिंग से व्यावसायिक प्रवर्धन है वो बेर में होता है, और रिंग बडिंग के बाद दूसरे नंबर पे इसमें कमर्शियल मेथड को काम में लेते हैं वो टी बडिंग ही लेते हैं। टंग ग्राफ्टिंग से व्यावसायिक जो प्रवर्धन होता है एप्पल, पियर और एप्रिकॉट यानी सेब, नाशपाती और खुमानी के अंदर होता है टंग ग्राफ्टिंग, जिसको अपने वीप ग्राफ्टिंग भी बोल देते हैं। वीनियर ग्राफ्टिंग है, ये कमर्शियली व्यावसायिक स्तर पर आम में अपनाई जाती है, मैंगो में। इनार्चिंग है, ये अपनाई जाती है चीकू में, कटहल के अंदर, एवाकाडो के अंदर और पैशन फ्रूट के अंदर भी। चीकू, कटहल, एवाकाडो और पैशन फ्रूट में। फोरकट कलिकाइन जो होती है वो व्यावसायिक स्तर पर अपनाई जाती है, रबर के अंदर अपनाई जाती है। उसके अलावा मैं बात करूं जैसे ट्यूबर जो है यानी कंद है, कंद आलू, कसावा, एरोरूट और डहलिया के अंदर काम में लेते हैं। परकंद राइजोम है, ये हल्दी, अदरक और जल लिली के अंदर काम में लेते हैं प्रवर्धन में। क्लोव है वो कोरम बच गया, कोरम है, ये व्यावसायिक स्तर पर ग्लेडुलस, अरबी और जमी कंद के अंदर काम में लेते हैं। ग्लेडुलस, अरबी और जमी कंद के अंदर काम में लेते हैं। क्लोव जो है वो लहसुन के अंदर काम में लेते हैं, लहसुन की एक जो कली होती है उसको क्लोव बोलते हैं। बल्ब है, ये व्यावसायिक स्तर पर रजनीगंधा में काम में लिए जाते हैं। उसके अलावा सिंगल नोड जो कटिंग होती है, सिंगल नोड कटिंग बोलते हैं जिसको अपने सिंगल नोड कटिंग का मतलब होता है एक ही उसमें नोड देखने को मिलती है, वो सिंगल नोड जो कटिंग होती है, या फिर अपने जिसको सॉफ्ट वुड कटिंग का ही एक भाग होता है, सॉफ्ट वुड कटिंग है उसका ही एक पार्ट होता है सिंगल नोड कटिंग। सिंगल नोड कटिंग है ये जनरली अपने काम में लेते हैं चाय के प्रोपोगेशन में, टी के प्रोपोगेशन में काम में लेते हैं। सिंगल नोड कटिंग है ना, एक कलिका वाली जो कलम है वो चाय के प्रवर्धन में काम में ली जाती है।
इसके अलावा कुछ और भी अपने एग्जाम्पल देखें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ इनको अलग से मेंशन किया है। जैसे इनार्चिंग की अगर अपने बात करें तो लोकट और जैक फ्रूट के अंदर भी इनार्चिंग की जाती है। जैक फ्रूट बोले तो कटहल। पेच बडिंग है, पेकनट में भी काम में लेते हैं। पीछे अपने औंला बील और उसके अलावा जामुन तो पड़ा ही था, उसके अलावा पेकनट में भी काम में लेते हैं। टी बडिंग है, ये ओलाइव में यानी जैतून में भी काम में ली जाती है। क्राउन ग्राफ्टिंग है, ये पर्सिमोन में काम में लेते हैं। एयर लेयरिंग है, ये एवाकाडो में भी काम में ली जाती है। सिंगल नोड कटिंग या सॉफ्टवुड कटिंग में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, टी में काम में लेते हैं। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग है, ये केसव नट के अंदर काम में ली जाती है यानी काजू में। और सीड और टी बडिंग दोनों ही व्यवसायिक स्तर पर पुमिलो में काम में लेते हैं। पुमिलो एक नींबू वर्गीय फल है, ठीक है। सीड और इन सिटू बडिंग है, ये व्यवसायिक स्तर पर वुड एप्पल में काम में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सीड एंड इनार्चिंग, यानी बीज और इनार्चिंग है, ये दोनों ही व्यवसायिक स्तर पर मैंगोस्टीन में काम में लेते हैं। मैंगोस्टीन को क्वीन ऑफ फ्रूट भी बोलते हैं, मैंगोस्टीन को क्वीन ऑफ फ्रूट भी बोला जाता है। उसके अलावा जो बीज है वो कोकोआ यानी कहवा, कॉफी, पैशन फ्रूट, ऑयल पाम यानी तेल का ताड़ और केप गोसबेरी, इन पौधों के अंदर भी सीड से प्रोपोगेशन करवाया जाता है व्यावसायिक स्तर पर। तो ये प्रोपोगेशन के जो व्यावसायिक एग्जाम्पल है यानी कमर्शियल जो एग्जाम्पल है वो इन तीन जो स्लाइड है, इन तीन पे जो मैंने टेबल आपको शो किया, अगर आप इनको अच्छे से याद रख लेंगे तो मोस्ट ऑफ जो प्रोपोगेशन से क्वेश्चन आता है वो इन्हीं तीनों टेबल से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज की जो अपनी क्विज है बस इसमें इतना ही। लास्ट में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट टेबल है वो भी डिस्कस कर ली है, वो भी आपके साथ मैंने शेयर कर ली है। तो आज की क्विज में बस इतना ही। नेक्स्ट जो क्विज होगी वो 29 को अपनी इंट्रोडक्शन टू सॉइल साइंस पर होगी, यानी मृदा विज्ञान के परिचय से संबंधित होगी। तो आज बस इतना ही। थैंक यू।